Today we start with a new topic, that is to find electric field intensity due to dipole on perpendicular bisector at a distance x from center of dipole। जैसे हमने येस्टरडे टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी डायपोल की वजह से उसकी एक्सिस पे, तो आज हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके डायपोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट लेंगे पी पॉइंट। उस पी पॉइंट पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास एक डायपोल है -q, डायपोल इज व्हाट एंड अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ये हमने एक डायपोल ड्रॉ किया जिसमें 2 चार्जेस हैं और 2a डिस्टेंस सेपरेट कर रहा है 2 चार्जेस को। ये हमारा है सेंटर ऑफ डायपोल। तो -q हैज़ अ डिस्टेंस a from center of dipole and +q has a distance a from center of dipole। तो जब हम डायपोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाएंगे, ये जैसे परपेंडिकुलर ही हमने जैसे ऐसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट मान लिया P, ये टेस्ट चार्ज है। P पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज रखा Q0, टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो सेंटर ऑफ डायपोल से P पॉइंट का डिस्टेंस है वो x सेलेक्ट किया है हमने, -q चार्ज की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ऐसे, क्योंकि जो -q है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा Q0 चार्ज पे, जो +q है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएगा बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ऐसे करके हम लगा देंगे, ऐसे करके जैसे +q चार्ज है इस पर ऐसे करके फोर्स लगेगी। हमने मान लिया भाई जो -q चार्ज है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं और जो +q चार्ज है वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। ठीक है। और हमने अब जब हम यहाँ पर E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, तो E1 की वैल्यू हमारे पास आएगी kq डिवाइड बाय r²। r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। -q और Q0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसको हम बोलेंगे r। जब हम ये जैसे यहाँ पर P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, लेट कर लिया। जब हम ट्रायंगल POA करेंगे, इन ट्रायंगल POA, और जब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जैसे हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हमने r डिस्टेंस मानना है। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, बेस डिस्टेंस a है, तो यहाँ पर जो r² है उसकी वैल्यू हो जाएगी x² + a² ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे -q चार्ज की, E1 फाइंड करेंगे -q चार्ज की वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा kq डिवाइड बाई a² + x²। तो E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ऐसे ही हम E2 फाइंड कर लेंगे। भाई जो E2 है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, जो एक रिपल्सिव फोर्स की तरह एक्ट करेगा, रिपेल करेगा Q0 चार्ज को। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू सेम है, kq डिवाइड बाई r² ही होता है। जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो भी a² + x² ही आएगा, r² की वैल्यू a² + x² ही आएगी, क्योंकि जब हम ये ट्रायंगल लेंगे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x है, यहाँ पर बेस भी सेम है a, और a² + x² हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम a² + x² लिख लेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 इज इक्वल टू E, E2 इज इक्वल टू E, लेट कर लिया हमने, क्योंकि जो E1 है जो -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही P पॉइंट पे वो भी सेम है, जो +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही वो भी सेम है। ठीक है, वो भी सेम लग रही है, इसको इसलिए हमने E मान लिया। जो E1 है, जैसे फॉर एग्जांपल जो -q चार्ज है वो थीटा एंगल पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है, ये भी +q चार्ज है वो भी थीटा एंगल पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। और अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये भी एडजेसेंट एंगल होगा थीटा,
अगर ये थीटा एंगल होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा थीटा। तो जो E1 है उसको हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। E1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा E1 कॉस थीटा। और जब हम E2 को टू कंपोनेंट्स में, मतलब कि E2 को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा E2 कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाली साइड जो है वो E2 कॉस थीटा होती है। E2 कॉस थीटा आ जाएगा, और इस यहाँ पर आ जाएगा भाई E2 साइन थीटा। अब हमने देखा है भाई E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मतलब कि जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। साइन थीटा वाले कंपोनेंट इसलिए ऐड होंगे क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे भाई साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसल्स एंड cos theta components get added। ये हमने मान लिया। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऐसे, साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे तो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी E cos थीटा, यहाँ पर भी E cos थीटा, क्योंकि हम E1 E2 सेम है तो इधर भी मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये साइन थीटा वाले cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2E cos थीटा। ऐसे हम करेंगे, जैसे E नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है, जैसे E1 cos थीटा है प्लस E2 cos थीटा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर E1 को हमने E माना है, E cos थीटा आ जाएगा, E2 को भी E माना है तो E cos थीटा आ जाएगा, तो दोनों ऐड होकर 2E cos थीटा बना देंगे। ठीक है, ये हमारी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर हमने पूरी जनरलाइज फार्मूला बनाना है भाई K और X, मतलब कि पूरा जनरलाइज करना है फार्मूले को। तो हम क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखो, जो हमने लेट किया भाई एक ट्राइंगल ले ली हमने, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने थीटा की वैल्यू नहीं पुट करनी इसमें। तो हमने क्या किया, जो एक ट्राइंगल ले लिया भाई PAO। जब हम PAO ट्राइंगल लेंगे ऐसे करके, जब हमने ऐसे करके एक ट्राइंगल लिया PAO, ये हमारा थीटा एंगल है और ये साइड हमारी है X। देखिए, जब ये ट्राइंगल लेंगे तो ये साइड X होगी, ये A होगी, और ये क्या होगी R इज़ व्हाट, X होगी, A होगी, ये हमारी होगी √A² प्लस X²। जब हमने E1 की वैल्यू फाइंड की थी वो थी KQ डिवाइड बाई A² प्लस X², हमने R² की वैल्यू पुट की थी। ठीक है, जो हमने निकाली पाइथागोरस थ्योरम से। पर अगर यहाँ पर अकेला R हो तो रूट तो लगेगा ही, √X² प्लस A² आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो जब हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा A है और हाइपोटेन्यूज है √A² प्लस X²। तो इसकी वैल्यू हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देंगे। ठीक है, 2EA डिवाइड बाई √A² प्लस X²। और जो हमने A की वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, E की वैल्यू हमने फाइंड की है KQ डिवाइड बाई A² प्लस X²। 2KQ डिवाइड बाई A² प्लस X²। तो A डिवाइड बाई A² प्लस X² की पावर हम 1/2 कर देंगे, क्योंकि जब हमने रूट को हटाना होता है तो उसकी पावर 1/2 कर देते हैं। तो इसको हम इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसे K तो है ही, Q भी है, और हम 2A, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे A के साथ। जब हम 2 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे Q 2A, एक फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे डायपोल मूवमेंट हमने पढ़ी थी। डायपोल मूवमेंट क्या थी, चार्जेस, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस और उनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करते थे तो डायपोल मूवमेंट आ जाती थी। ऐसे P इज इक्वल टू Q2A हमने डायपोल मूवमेंट फाइंड कर ली। जब हम A² प्लस X² मल्टीप्लाई करेंगे A² प्लस X² की पावर 1/2, इधर बेस सेम है तो क्या होता है, पावर हो जाती है ऐड। बेस सेम होगा तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो A² प्लस X²
हमारी हो जाएगी 3/2। तो इधर हम कर देंगे भाई के पी डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर 3/2, ये हमारा आ जाएगा जनरलाइज फॉर्मूला। यहाँ तक तो हमने बोर्ड के पेपर में करके ही आना है। तो जब हमने जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी डायपोल की वजह से उसकी एक्सिस पे, जब हमने डायपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी तो तब हमने अप्रॉक्सीमेशन प्रोसेस लगाया था कि जो एक्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से। जब हम यहाँ पर भी सेम केस है, जब हम यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेशन मतलब कि लेट कर रहे हैं एक्स इज़ वेरी 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 मच ग्रेटर देन ए। जब x बहुत ज़्यादा बड़ा है a से तो a टेंड्स टू बी ज़ीरो। जब हम x डिस्टेंस मतलब कि p पॉइंट को इतना दूर लेके जा रहे हैं तो a डिस्टेंस तो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा, a डिस्टेंस को हम ज़ीरो मान लेंगे। फिर x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन a तो a टेंड्स टू ज़ीरो। जब हम इधर a की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे करके हमारा फॉर्मूला बन जाएगा भाई के पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो उसकी पावर आ जाएगी 3/2। इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही के पी बाई एक्स क्यूब। इधर जो है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, इधर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इधर हम लिखेंगे भाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट इज ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया भाई डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के पी बाई एक्स क्यूब। इसके साथ ही एक हमारे पास एक रिलेशन आएगा, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भाई फाइंड रिलेशन बिटवीन, जैसे क्वेश्चन ये आता है जो मैं लिखूंगा, रिलेशन बिटवीन फाइंड करो भाई ई एक्सियल मतलब कि डायपोल की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके बीच में रिलेशन फाइंड करो। हमें याद होगा जो एक्सिस डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो थी 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये हमारी थी एक्सिस पे। ठीक है, इसमें गया था जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, पर जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए हैं वो किए के पी बाई एक्स क्यूब। अगर हम दोनों में रिलेशन फाइंड करना हो, जो एक्सियल जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे के पी बाई एक्स क्यूब और एक्सियल में है 2kp बाई एक्स क्यूब, जब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल जो एक्सिस पे डायपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ट्वाइस है जो परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ये हमारे पास सलेशन बस इतना गया भाई के पी बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर दी परपेंडिकुलर, तो हमारे पास सलेशन आ गया भाई। पेपर में यहाँ तक करके आना है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारे पास सेकंड आर्टिकल। तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।